गांव माधवपुर छोटा और शांत दिखता था, लेकिन इसकी मिट्टी में पुरानी दुश्मनियों, खून और नफरत की गंध घुली हुई थी। यहां हर घर की कहानी किसी पुराने झगड़े, किसी अधूरे बदले या किसी छुपी हुई दुश्मनी से जुड़ी थी। गांव की संकरी गलियों, धूल भरे रास्तों, खेतों और तालाबों में लोग दिन भर मेहनत करते थे, पर रात के अंधेरे में हर कोई सावधान रहता था, क्योंकि कोई भी किसी को बिना वजह नहीं मारता था। और इसी माहौल में सफत अपने 20-25 सालों के जीवन में मेहनत, ईमानदारी और सीधापन लिए अपने बूढ़े पिता रहीम चाचा के साथ खेतों में काम करता था। सपने देखता था कि अपनी उपजाऊ जमीन से इतना लाभ कमाए कि मंगेतर रुखसार को सुखी और सुरक्षित जीवन दे सके। लेकिन गांव का जमींदार वीरेंद्र सिंह, जिसकी आंखों में लालच और नफरत हमेशा जलती रहती थी, उसकी उपजाऊ जमीन पर लगातार नजर गड़ाए बैठा था और उसने कई बार रहीम चाचा को धन के प्रलोभन दिए। लेकिन जब सफत ने हर बार इनकार किया और अपनी जमीन के लिए डटकर खड़ा रहा, तब वीरेंद्र ने मन में ठान लिया कि या तो जमीन उसके हाथ में होगी या सफत की जान जाएगी। उस रात जब सफत खेतों से लौट रहा था, आसमान में हल्का चांद था और हवा में बारिश की मिट्टी की खुशबू थी। पीछे से वीरेंद्र, उसका गुर्गा गज्जन और तीसरा आदमी भूरा अचानक उसके पास आए। लोहे की रॉड से हमला किया और कई बार मारकर उसे खेत में लथपथ छोड़ दिया। सफत कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो बेहोश हो गया और उसके खून ने मिट्टी को लाल कर दिया। सुबह गांव वाले जब खेत पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। रहीम चाचा जमीन पर बैठकर रो रहे थे। रुखसार बेहोश थी और आसपास का माहौल खौफ और सन्नाटे में डूबा हुआ था। पुलिस आई और अज्ञात लोगों द्वारा हत्या की रिपोर्ट लिखकर मामला बंद कर दिया। लेकिन यह कोई न्याय नहीं था, बल्कि केवल दिखावटी कानूनी कागज थे। सफत का छोटा भाई आरिफ, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, भाई की मौत की खबर सुनते ही दौड़ता हुआ गांव पहुंचा और उसने अपने अंदर आग महसूस की। उसने कसम खाई कि वो अपने भाई का खून चुकाएगा और जो लोग इसे अंजाम देने में शामिल थे, उन्हें भुगतना पड़ेगा। दिन में वह चुपचाप रहता और अपने बूढ़े पिता का सहारा बनता, लेकिन रात को वो छाया की तरह हर गली और हर मोड़ पर घूमता और वीरेंद्र के गुर्गों की हर हरकत पर निगरानी रखता। कुछ महीने बीते और गांव में डर फैल गया। पहले गज्जन गायब हुआ और उसकी लाश तालाब के पास मिली, आंखें खुली हुई और मुंह में मिट्टी भरी हुई थी। फिर भूरा झोपड़ी में आग में मारा गया और उसकी लाश उसी खेत में मिली जहां सफत मारा गया था। गांव वाले धीरे धीरे ये महसूस करने लगे कि बदला लेने वाला कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि सफत की मौत का बदला लेने वाला छाया बनकर आया है। वीरेंद्र अब डरने लगा था। हर रात बंदूक लेकर सोता और सुबह डरते हुए आईने में खुद को देखता कि कहीं वह उसे ढूंढ न रहा हो। एक तूफानी रात, हवेली में बिजली चमक रही थी और वीरेंद्र शराब पीकर कमरे में बैठा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने काले कपड़े पहने, चेहरे पर नकाब लगाए, हाथ में मिट्टी की मुट्ठी लिए एक आदमी खड़ा था। और उसने वीरेंद्र से कहा, मैं वही मिट्टी हूं जिसने मेरा भाई निगला था। उसी पल आरिफ ने हमला किया और वीरेंद्र के बंदूक के इस्तेमाल से पहले ही उसकी चाकू की चोट से वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में डर और पसीने के निशान थे, हाथ में मिट्टी और चेहरे पर खौफ के निशान थे। और वही जगह थी जहां सफत मारा गया था। सुबह गांव वाले खेत पहुंचे और देखा कि वीरेंद्र की लाश वही थी और आरिफ कहीं नहीं मिला। रहीम चाचा ने आकाश की ओर देखा और कहा, अब तेरा खून मिट्टी ने धो दिया बेटा। रुखसार ने सफत की कब्र पर फूल रखे और धीरे से कहा, तेरी मिट्टी अब साफ है। लोग आज भी कहते हैं कि रात में माधवपुर के खेतों में एक साया चलता है, हाथ में मिट्टी की मुट्ठी लिए, और जहां भी वो रुकता है वहां मिट्टी नहीं बल्कि खून की गंध फैलती है। और यही कहानी दिखाती है कि इंसाफ हमेशा कानून से नहीं मिलता, कभी कभी वो खून, बदले की आग और जमीर से मिलता है। और सफत का कत्ल मिट्टी में मिलकर आरिफ के बदले से न्याय बन गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी इंसान अपने परिवार, इज्जत और जमीन के लिए अपनी सारी ताकत
जीवन और मनोबल जोखिम में डाल देता है, और बदला उसके लिए केवल या नहीं बल्कि आत्मा की शांति का प्रतीक बन जाता है, जो पीढ़ियों तक याद रखा जाता है। और माधवपुर की मिट्टी हमेशा इस कहानी की गवाही देती रहती है कि इंसाफ कभी कभी चुपचाप चलता है, पर उसका असर हमेशा अमिट होता है।